हेलो क्लास नाइन्थ, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जो आपके लिए लेकर आता है हाई क्वालिटी एजुकेशन टॉप कोर्सेज दैट इज़ टू एब्सोल्युटली फ्री। अब क्या है इन टॉप कोर्सेज में? इसमें है सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड्स जैसे यूपी, बिहार, एमपी, ये सभी बोर्ड्स हैं जिसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा एनटीएससी एग्ज़ाम्स के लिए या ओलंपियाड्स हो, स्पोकन इंग्लिश हो, सीयूईटी हो, इसका भी सभी मटेरियल आपको यहाँ इजीली मिलेगा, अगेन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के लिए भी सभी नोट्स अब यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो स्टूडेंट्स, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड ग्रैब दोज नोट्स एज सून एज पॉसिबल। और ई बुक्स और ई लिंक्स के लिए, ई बुक्स और ई नोट्स के लिए आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड हैं, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। अब इस बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के बाद हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है आपकी बी हाइव की बुक की पोम नो मैन आर फॉरेन। और आज हम कवर करेंगे इस पोम का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं किसने लिखा है इस पोम को, और इसे लिखा है जेम्स हेरल्ड कर्कप ने। जेम्स हेरल्ड कर्कप, इनका जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1918 और इनकी डेथ हुई थी 10 मई 2009। ये बहुत ही अमेजिंग राइटर रहे हैं स्टूडेंट्स। ये बहुत अलग अलग जॉनर्स में लिखते थे एंड ही वॉज एन इंग्लिश पोएट, ट्रांसलेटर एंड अ ट्रैवल राइटर। यानी ट्रांसलेट भी करते ही थे, उसके अलावा जो ट्रैवल राइटर भी बहुत, यानी ट्रैवल राइटर का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जो बहुत ट्रैवल करता हो और उसकी ट्रैवल, उसकी जर्नी, जिस जगह पर वो गया है उस जगह के बारे में जब लिखता हो, दैट पर्सन इज़ नोन एज ट्रैवल राइटर। अब वो जो राइटअप है वो आपकी स्टोरी के रूप में भी हो सकता है, और वो प्रोस के रूप में, पोम के रूप में, वो किसी भी रूप में हो सकता है। ऑलराइट, इसके आगे देखते हैं। ही रोट ओवर 45 बुक्स इंक्लूडिंग ऑटोबायोग्राफीज, novels and plays. He wrote under many pen names including James Falconer. देखिए यहाँ तक तो इजी ही है, आप आराम से समझ गए होंगे कि उन्होंने टोटल नंबर ऑफ बुक्स जो लिखी हैं वो हैं 45, जिसमें इनकी ऑटोबायोग्राफी भी है, नॉवल भी है और इसके अलावा प्लेज भी हैं। इसके अलावा जो इनके साथ जुड़ी हुई मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पेन नेम। अब पेन नेम्स क्या होते हैं उसके बारे में तो जानेंगे, और उसके पहले देखिए कि कितने सारे नेम्स यहाँ लिखे हुए हैं। यानी जेम्स फाकोना, आदित्य झा, जन होंडा या जन होंडा बेसिकली, एंड्रयू जेम्स, टाइको कवाई, फेलिक्स लिस्टन, एडवर्ड रायबर्न एंड आईवी बी समर फॉरेस्ट। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, ये इतने सारे नाम क्यों हैं? देखिए, पेन नेम का क्या मतलब होता है? पेन नेम होता है एक सूडो नेम, यानी एक ऐसा नाम, या इसके लिए एक टर्म भी है सूडोनेम। ऑलराइट, सूडोनेम का मतलब ये होता है, सूडो का मतलब होता है झूठा या नकली बेसिकली। तो जो नकली नाम के अंदर लिखते हैं, नकली नाम से अगर आप कुछ लिख रहे हो बेसिकली, तो इसलिए उसे कहा जाता है पेन नेम्स, कि ये सिर्फ वो नाम है जिसके अंडर में आप लिख रहे हो, आप अपना जो रियल नेम है वो किसी के सामने नहीं उजागर कर ले। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा नाम जैसे अंकिता है, मैं अगर नहीं चाहती कि लोगों को पता चले कि कोई काम मैंने किया है, या सिंस यहाँ पर हम राइटिंग्स की बात कर रहे हैं, लिखने वाली चीज़ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए अगर मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी को पता चले कि ये मैंने लिखा हुआ है, या मैं इतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ लोगों के बारे में, लोगों के सामने आने में, या फॉर वॉट एवर रीजन्स, फॉर एनी सिक्योरिटी रीज़न, सेफ्टी पर्पस, प्राइवेसी इश्यूज़, किसी भी वजह से अगर मैं नहीं चाहती हूँ कि लोगों को ये पता चले कि ये काम किसने लिखा है, तो मैं अपना नाम अंकिता नाम ना दे के कोई भी और नाम दे दूंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने नाम दिया अनु नाम दे दिया लेट्स से, तो अनु के नाम से वो अगर लिखिए तो अनु जो है वो मेरा पेन नेम हो जाएगा। यानी लोगों को हमेशा यही पता रहेगा कि वो जो बुक है वो अंकिता ने नहीं, अनु ने लिखी है। ऑलराइट, आई होप स्टूडेंट्स आपको पेन नेम जो है उसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। अगर पहले से जानते थे तो वेरी वेल डन, नहीं जानते थे तो अभी आपको पता चल गया है। और यूजुअली लोग एक या दो पेन नेम्स यूज़ करते थे, लेकिन इन्होंने बहुत सारे पेन नेम्स यूज़ किए हैं। और देखिए, सिर्फ एक ही तरीके के नहीं, इन्होंने इंग्लिश
अमेरिकन नेम्स, इंग्लिश नेम्स, जापानीज़ नेम्स, उसके अलावा इंडियन नेम्स, अलग अलग तरीके के जो नाम हैं, अलग अलग जगहों के जो नाम हैं वो यूज़ किए हैं। तो मैं इस चीज़ को इतना ध्यान से इसलिए समझा रही हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि अक्सर इस पॉइंट पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेन नेम, और बताइए कि जेम्स हेरल्ड कर्कप ने कितने पेन नेम्स या कौन कौन से पेन नेम्स हैं जिसके द्वारा अपनी राइटिंग्स लिखी थी या पब्लिश करवाई थी। ठीक है, तो आप 1, 2 या 3 के नाम लिख सकते हैं और आपके मार्क्स हो जाएंगे एकदम पक्के। एक रीज़न और होता था पेन नेम्स का, वो आजकल वो रीज़न इतना नहीं है, कुछ जगह यूज़ होता भी होगा, लेकिन पहले जो वन ऑफ द मेजर रीजंस था स्टूडेंट्स वो ये था, स्पेशली फ़ीमेल राइटर्स के लिए, कि पहले फ़ीमेल्स को इतनी ज़्यादा लिबर्टी थी नहीं कि वो राइटिंग में अपना हाथ आजमा सके, राइटिंग में उनको इतनी अलाउड नहीं था उनको लिखना। ओके, तो ऐसी बहुत सारी फ़ीमेल राइटर्स हैं, जैसे एमिली ब्रॉन्टे उनमें से एक है, जो अपने नाम पर कभी नहीं लिखती थी। वो कभी भी एमिली ब्रॉन्टे इस नाम से अपना काम पब्लिश नहीं करवाती थी, वो एक मेल नेम यूज़ करती थी। क्रिस्टोफर शायद नाम था वो, तो क्रिस्टोफर नाम से, या आई रियली डोंट रिमेंबर, अभी अभी मुझे ये एग्जांपल जहन में आया तो मैं ये आपको बता रही हूँ कि वो एक मेल नाम की हेल्प से मेल नाम देती थी अपने काम को, तो ताकि लोग जब पढ़ें तो उन्हें पता चले कि ये इस काम को जिसने लिखा है वो किसी आदमी ने ही लिखा है, औरत ने नहीं लिखा है, क्योंकि लोग ये देख कर कि औरत ने लिखा है वो सीरियसली नहीं लेते थे, उसको बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते थे, ख़रीदते भी नहीं थे। तो इसी वजह से एमिली ब्रॉन्टे ने भी ये किया। ऑलराइट, अब यहाँ पर देखिए पेन नेम का बहुत उस वक्त इस तरीके से यूज़ किया जाता था, धीरे धीरे रीजंस बदलते गए। तो आपको मीनिंग समझ में आ गया है पेन नेम का, आपको रीज़न समझ में आ गया पहले भी किस खास मकसद से यूज़ किया जाता था, और आज भी बहुत प्राइवेसी रीजंस की वजह से यूज़ किया जाता है, अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद कि ये हिंदी में आपके लिए अनुवाद है कि पेन नेम का मीनिंग क्या है, ये किस तरीके से लिखा करते थे। ये बहुत ही सिंपल है, आई होप आपको अभी तक समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अबाउट द पोम और थीम। अब इस पोम की थीम क्या है स्टूडेंट्स, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे पिछले कई एग्जाम्स में क्या होता है, किसी भी पोम से लिटरेरी डिवाइसेस को लेकर क्वेश्चंस थोड़े से कम आ रहे हैं, और थीम को लेकर, राइम स्कीम को लेकर क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। ठीक है, तो और स्पेशली बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी ऐसा हो रहा है, तो आपके भी कुछ समय में बोर्ड आ ही जाएंगे, राइट। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप धीरे धीरे पोम्स की थीम समझना शुरू करें, ताकि नेक्स्ट ईयर आपको वो समझने में और आसानी रहे, राइट। तो यहाँ देखते हैं कि इस पोम की थीम क्या है। Have you ever thought of some people as strange or other countries as foreign? We have many ways of thinking of other people are as different from us as them. They may belong to a different country or speak a different language. In this poem, however, the poet reminds us of the many ways in which we are all the same, for we are all human. इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, जैसे ये आपकी पोम में ही दिया हुआ है, और इसका यही बेसिकली मतलब ये है कि हम जितने भी लोग इस दुनिया में रहते हैं, हम समझते हैं हम दोनों एक दूसरे से अलग हैं। कोई भी दो लोग जो हैं एक दूसरे से अलग हैं, अलग होते हैं, लेकिन सोच विचार में अलग होते हैं, बट दे ऑल आर ह्यूमन्स, सब इंसान ही हैं, सब सेम ही हैं। हम बस ये सोचते रहते हैं वो उस कंट्री से है, या वो उस राज्य से है, उस शहर से, उस गांव से है, अलग प्रांत से है, तो वो हमसे अलग हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम ही हैं जो ये डिवाइड जो करते रहते हैं लोगों के बीच में, तो ऐसा कुछ है नहीं। इन दिस पोएम हाउएवर द पोएट रिमाइंड्स अस, मतलब हमें ये याद दिलाता है। रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना, ओके। तो जो पोएट है हमें याद दिला रहा है, रिमाइंड का मतलब है याद दिलाना। पोएट हमें जो है याद दिला रहा है कि कितने वेज हैं जिसके अंदर हम सब जो हैं वो सेम हैं, जितने भी इंसान हैं वो सेम हैं। तो हमेशा इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि इस वजह से अलग है, उस वजह से डिफरेंट है। नो, इन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए कि किन वजह से सेम है और एक हैं। आगे बढ़ते हैं और इसकी एग्जैक्ट कोर थीम जो है वो देखते हैं। तो द सेंट्रल थीम ऑफ द पोम नो मैन आर फॉरेन रिवॉल्व्स अराउंड द ब्रदरहुड ऑफ ऑल ह्यूमन काइंड। ब्रदरहुड ऑफ ऑल ह्यूमन काइंड मतलब सारे जितने भी इंसान हैं उनमें जो भाईचारा होता है। ब्रदरहुड का मतलब स्टूडेंट्स होता है
भाईचारा। ब्रदरहुड का मतलब होता है भाईचारा। ओके, तो इसका ये मतलब है कि आपसी कितना जो रिलेशन होता है या आपसी कितना मतलब एक दूसरे से कनेक्शन है, कितना बेहतर है एक दूसरे के साथ। तो यू नो ब्रदरहुड ऑफ ऑल ह्यूमन काइंड का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब एक समान हैं, सब सेम हैं, दे आर नॉट डिफरेंट। तो वो जब भगवान ने उनको अलग अलग नहीं बनाया तो हम किस आधार पे उनको अलग अलग मानने लग जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। The poet points out that all our boundaries and differences are human made. This is something very important, students. ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए। इफ़ यू रिमेंबर, मैं आपको हर पोम या हर चैप्टर जिसका भी एक्सप्लेनेशन देती हूँ, हमेशा आपको ये बताती हूँ कि हर चैप्टर के अंदर, चाहे वो पोम हो, चैप्टर हो या कोई भी और सब्जेक्ट की भी बात अगर हो, हर चैप्टर के अंदर कुछ कीवर्ड्स ज़रूर होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, की पॉइंट्स होते हैं। उन कीवर्ड्स को, की पॉइंट्स को मैं साथ साथ बताते हुए भी चलती हूँ, आप भी उन्हें, मतलब मैं अपने सब्जेक्ट का तो बताते हुए चलती हूँ, एंड आई एम श्योर सभी टीचर्स ही बताते हुए चलते होंगे। तो आपको भी ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि किसी चैप्टर का या किसी पोम का क्या की पॉइंट है या क्या कीवर्ड है, राइट। तो वो अगर आपको पता होगा ना, तो इट विल बिकम ईजियर फॉर यू, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उस पूरे चैप्टर को समझना कि अच्छा इस चैप्टर का जो कोर आइडिया है क्या है, कोर आइडिया जो है वो क्या है। जब ये कोर आइडिया के बारे में आपको पता होगा या मेन थीम जो है, सेंट्रल थीम जो है किसी भी पोम की या चैप्टर की, वो क्या है, किस बारे में है, तो वो आपके लिए उस बात को एक्सप्लेन करना, उसके आंसर्स देना, जो भी जिस भी तरीके से क्वेश्चंस आ जाए उसका आंसर देना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ बेटा हमेशा आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो पोएट है वो ये बता रहा है कि जितनी भी बाउंड्रीज़ हैं, बाउंड्रीज़ का मतलब क्या है, बॉर्डर्स जो हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स हो गए या फिर लोकल बॉर्डर्स भी मान लीजिए, जैसे छोटे छोटे एरियाज़ होते हैं ना कोई कहता है उस शहर से या कोई कहता है उस एरिया से, देश दुनिया तो बहुत बड़ी बात हो गई। हम ना छोटे छोटे एरियाज़ की ही अगर बात करें तो अलग अलग नगर होता है ना छोटे छोटे, कि उस मार्केट में जा रहे हैं या उस एरिया में हम रहते हैं, अपना एड्रेस अपन लिखते हैं। तो ये छोटे छोटे एरियाज़ भी हैं, वो भी एक तरीके से बाउंड्रीज़ ही है ना, एक तरीके का विभाजन ही हो रहा है ना। तो यहाँ ये बताना चाह रहा है पोएट कि ये जो विभाजन है वो नेचुरल नहीं है, ये विभाजन जो है वो ह्यूमन मेड है, यानी इंसान द्वारा बनाया गया है, वो इंसानों ने इसे विभाजित किया है, भगवान के द्वारा नहीं बनाया गया। उसने तो एक ही धरती बनाई है, एक ही दुनिया बनाई है, उसने कुछ भी अलग अलग नहीं किया, कुछ भेदभाव नहीं किया है, बल्कि इंसानों ने ही ये भेदभाव शुरू किया है। थ्रू आउट द पोम जेम्स कर्कप, देखिए इनका पूरा नाम जेम्स हेरल्ड कर्कप है, लेकिन यूजुअली लोग इनका जो मिडिल नेम है वो अक्सर स्किप कर देते हैं, तो इसलिए जेम्स कर्कप के नाम से ही ये ज़्यादा जाने जाते हैं। ही ट्राइज टू शो द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन ऑल ह्यूमन्स, सभी लोगों के बीच में जो सिमिलैरिटीज़ हैं उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए डिससिमिलैरिटीज़ जो होती है ना, डिससिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं, जो भेदभाव होता है। सिमिलैरिटीज़ मतलब क्या, समानता है, ठीक है, सिमिलैरिटी मतलब समानता। तो जो असमानता है, डिससिमिलैरिटी मतलब असमानता, तो जो असमानता है उसके बारे में तो मेरे ख्याल से हर व्यक्ति वाकिफ़ है। क्यों? क्योंकि सब यही बताते हैं, अरे नहीं वो तो हमसे अलग है, अरे वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा। इज़न्ट इट? ये होता है या नहीं होता है स्टूडेंट्स, आप भी मानेंगे। तो ये जो होता है ना, इसी के बारे में बात हो रही है कि इस चीज़ को तो हम सभी जानते हैं, हमें हमारे चाहे फैमिली में कोई हो या कोई भी हो, हमें इस चीज़ को ज़रूर सिखाता है कि अरे वो ऐसा है उससे दूर रहो, या वो इस जाति से हैं या इस समाज से हैं, इस कल्चर से हैं, अलग अलग वो है जो हमें बताते हैं। लेकिन समानताएं क्या हैं वो तो हमें कोई बता ही नहीं रहा है। तो यहीं पर ही जेम्स हेरल्ड कर्कप जो हैं वो आते हैं और अब हमें बता रहे हैं कि समानताएं क्या क्या हैं और क्यों ये कह रहे हैं कि एवरीवन इज़ सेम एंड सिमिलर। तो वो समानताएं ही अब हम देखेंगे। ये इसका हिंदी अनुवाद है और इसमें यही आपको बेसिकली बताया गया है, जो मेन आइडिया है इस पोम का, इस पूरी कविता का जो मेन आइडिया है वही बताया गया है कि जेम्स कर्कप बता रहे हैं कि सभी मनुष्यों के बीच समानता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो, कि किस तरीके से सेम है, क्योंकि भेदभाव तो हम जानते हैं, अलग तो है वो तो हमें पता ही है। अब हम देखते हैं कि सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं। तो बढ़ते हैं हमारे स्टैंजा नंबर 1 की ओर, और स्टैंजा 1 है, रिमेंबर
No men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes like ours. The land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये है, सबसे पहले तो जानिए स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है. स्ट्रेंज या स्ट्रेंजर यानी अनजाना, या स्ट्रेंज की बात करें तो अनजान या अजीब. ठीक है, अनजान, ठीक है, या अजीब भी हम कह सकते हैं, राइट. तो यहाँ पर जो है अनजान, अननोन, आपको मीनिंग नीचे भी दिया हुआ है, अननोन. तो कोई भी इंसान स्ट्रेंज नहीं है. नो मेन आर स्ट्रेंज, मतलब कोई भी व्यक्ति. अच्छा, यहाँ मेन का मतलब ह्यूमन से है. ऑलराइट, अर्लियर पहले जो है, जो मेन है उसको ह्यूमन से ही कंपेयर किया जाता था, वुमन स्पेशली नहीं लिखा जाता था. तो मेन जो है बेसिकली पूरी ह्यूमन रेस को ही सिग्निफाई कर रहा है. ठीक है, पूरी ह्यूमन रेस को सिग्निफाई कर रहा है. तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि कोई भी इंसान जो है वो अनजान नहीं है, एक दूसरे अलग नहीं है. बेसिकली यहाँ पर स्ट्रेंज का जो मतलब होता है अनजान है, बट यहाँ बेसिकली पोम में जिस तरीके से यूज़ किया गया है स्टूडेंट, तो वो अनजान की तरह नहीं, वो अलग की अलग है. नो कंट्रीज़ फॉरेन, यानी फॉरेन का मतलब क्या होता है? फॉरेन या इसको अब्रॉड भी कहते हैं. अब्रॉड क्या होता है? यानी परदेश जो होता है बेसिकली, है ना, परदेश. यहाँ मैं परदेश लिख देती हूँ. परदेश यानी कोई भी दूसरा देश जो है हमारे देश के अलावा. परदेश या परदेश लिखेंगे ना, परदेश. ठीक है, परदेश. तो हमारे देश के अलावा कोई दूसरा जब देश होता है, कोई भी और जगह की जब हम बात करते हैं तो हम उसे फॉरेन कहते हैं. तो फॉरेन कंट्रीज़ के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी कंट्री फॉरेन है ही नहीं. क्यों? इसलिए क्योंकि ये तो सब सेम ही है, धरती तो पूरी सेम ही है. आप लोगों ने उसे अलग कर दिया. मतलब किसने? ह्यूमंस ने. सबने इन्होंने अलग कर दिया, बाउंड्रीज बना दी, इंटरनेशनल बॉर्डर्स बना दी. एक्चुअली नॉट जस्ट बाउंड्री, बॉर्डर्स बना दिए कि ये देश तुम्हारा है, ये देश हमारा है, वो उसका है, वो उसका है. इस तरीके से ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स बन गए, राइट. तो ये हो जाने के बाद जो है अलग अलग वो होने लग गया. अदरवाइज़ कोई फॉरेन थोड़ी था हमारे लिए अमेरिका फॉरेन थोड़ी है, इंग्लैंड कोई फॉरेन थोड़ी है. देखा जाए तो वो हमारी ज़मीन का तो हिस्सा है ना, हमारा ये, और हम उनके ही हैं. सो कुछ भी अलग नहीं है. Beneath all uniforms a single body breathes. हर यूनिफॉर्म के अंदर जो एक शरीर होता है, इंसानी शरीर जो बात कर रहे हैं, वो सेम ही होता है. ऐसा नहीं है कि किसी के दो सर निकल कर आ गए हों. जब तक कोई जेनेटिकल इस तरीके का इशू ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है. सबकी जो शारीरिक बनावट होती है, देखिए वो सेम ही है, राइट. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स की जितनी भी ज़मीन, जितना भी एरिया है, वो सब सेम ही है. और वो जहाँ पर जिस भी जगह पे जो लोग रह रहे हैं वो हमारे भाई बंधु ही हैं. वो हमसे अलग नहीं है, वो बिल्कुल हमसे परे नहीं है. तो हम सब एक ही समान है. ये अब यहाँ पर एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है देखने के लिए, वो है यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म क्या बता रहा है? यहाँ पर कपड़े बता रहा है. अब जब कपड़े बता रहा है तो यहाँ पर ड्रेस लिख सकते थे, क्लोथ्स लिख सकते थे, एपरल लिख सकते थे, अटायर लिख सकते थे. इतने सारे वर्ड्स थे. यूनिफॉर्म ही क्यों चूज़ किया? ठीक है, यहाँ यूनिफॉर्म वर्ड ही इसलिए चूज़ किया स्टूडेंट्स, क्योंकि बेसिकली यहाँ बात हो रही है वॉर्स की. किसकी? वॉर. यानी यहाँ पर क्या वॉर आ जाता है, तो वॉर में क्या क्या और आ जाता है? सोल्जर्स आ जाते हैं, आते हैं या नहीं? सोल्जर्स कौन होते हैं? सोल्जर्स का मतलब होता है सिपाही. ठीक है, जो लड़ रहे हैं वॉर में. कौन लड़ रहा है? लीडर्स तो आकर कभी नहीं लड़ते. लीडर्स तो लड़वाते हैं कि हमारे लिए, हमारे देश के लिए, कंट्री के लिए लड़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश को बचाना है, हमारे लोगों को बचाना है. यही सब होता है ना. तो वहाँ पे क्या सोल्जर्स फाइट करते हैं. अब दो देश बना दिए, बॉर्डर्स बना दिए, तो दो देश हो गए. दो देश हो गए तो दोनों की जो यूनिफॉर्म है, मिलिट्री यूनिफॉर्म्स जो होगी, वो भी अलग अलग होगी. तो इनकी यूनिफॉर्म्स अलग अलग हैं, लेकिन इंसान तो ये एक ही है ना. एक ही तरीके की बनावट है इनकी अगर यूनिफॉर्म्स आप एक्सचेंज कर दो तो पहचान भी नहीं पाओगे. यानी इंसान सेम है. हम जो इनको अलग अलग जो पहचान पा रहे हैं ना,
इनकी अलग अलग यूनिफॉर्म्स की वजह से पहचान पा रहे हैं? अगर किसी का लाल यूनिफॉर्म है, किसी का हरा यूनिफॉर्म है, अगर इसको एक्सचेंज कर दिया जाए ना, तो हमारे लिए जो पहले उस यूनिफॉर्म को जिसने पहना हुआ है, वो यूनिफॉर्म जिस देश की है ना, हमारे लिए वो उस देश का हो जाएगा। तो इंसान से तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है ना, इंसान एक्सचेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। बात तो हो रही है कि यूनिफॉर्म बस चेंज हो जाए तो इंसान भी हम यही समझ लेते हैं अच्छा वो उसी देश का होगा, राइट। तो उसका आइडेंटिफिकेशन देखो, आइडेंटिफिकेशन कैसा हो गया, एकदम अलग हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सोल्जर्स हैं उनके द्वारा ये बात बताई जा रही है कि हम लड़ रहे हैं, हम ये जो हम सब लोग सेम हैं, एक ही हैं, समान ही हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम लोग वॉर्स कर रहे हैं ताकि ये जो बॉर्डर्स हैं वो और ज़्यादा दीवारें ऊंची हो जाए। ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स कभी भी जो दो देश ये हैं वो एक ना हो पाए और अलग अलग हो जाए। तो वॉर होने से जो दूरी आती है वो दूरी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, पक्की हो जाती है, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। इसका एक्सप्लेनेशन, रिटन एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। इन द फर्स्ट लाइन द पोएट सेज दैट नो मैन आर स्ट्रेंज एंड नो कंट्री इज फॉरेन, सो ही इज अटेम्प्टिंग टू रिमूव द बॉर्डर्स फ्रॉम द अर्थ विच हैव बीन इरेक्टेड टू सेपरेट डिफरेंट कंट्रीज़। पहली ही लाइन में जो है स्टूडेंट्स, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोम्स। मैं आपको ये बात अभी बता दूं, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं इस पोम से, तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से समझिएगा। इसकी हर लाइन इंपॉर्टेंट है। तो जो पहली लाइन, सबसे पहली लाइन जो है उसके अंदर है कि जितने जो कह रहा है कि कोई भी इंसान जो है, कोई भी ह्यूमन है, वो अलग नहीं है, सब सेम है। और कोई भी कंट्री जो है वो फॉरेन नहीं है, वो पराई कंट्री नहीं है या परदेश नहीं है, वो हमारा ही एक हिस्सा है। और क्योंकि बॉर्डर्स तो हमने बनाए हैं, अगर हम वो बॉर्डर्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो पूरी कंट्री सेम ही हो जाएगी। सो ही इज़ अटेम्प्टिंग टू रिमूव द बॉर्डर्स फ्रॉम द अर्थ विच हैव बीन इरेक्टेड टू सेपरेट डिफरेंट कंट्रीज़। ये इन्हीं बॉर्डर्स को, इन्हीं इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, या नॉट जस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर्स, सिर्फ इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात यहाँ नहीं हो रही है। कोई भी बॉर्डर है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, छोटे छोटे इलाके भी जो हैं वो भी, वहाँ पे कोई ऐसे वॉल या कोई दीवार खिंची हुई नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता है ना, अच्छा नहीं ये एरिया ख़त्म हो गया, ये जोन ख़त्म हो गया, अब यहाँ पर दूसरा जोन चालू हो गया, ये हमें पता ही रहता है ना कि नहीं अब यहाँ का पिन कोड अलग हो गया है, ये पूरा अलग हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे जो बॉर्डर्स हैं बिना दीवारों के या बिना तारबंदी के, उन बॉर्डर्स को भी हटाने की बात यहाँ पे वो कह रहा है। Then only no country will be foreign. We will feel every country as our own land when there will be no borders. Everyone will be free to move around. जब इस तरीके का कोई भी बॉर्डर नहीं होगा, कोई फेंसिंग नहीं होगी या कुछ भी इस तरीके से भेदभाव नहीं होगा ना, तो हम भी फ्रीली हर जगह घूम पाएंगे। अभी हमें एक से दूसरी जगह जाने के लिए कितना ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, लेकिन अगर ये सब कुछ नहीं होगा ना, ये रोक टोक नहीं होगी, तो हमारे लिए पूरी दुनिया, पूरी धरती जो है वो एक ही हो जाएगी। और हम लोगों में जब भेदभाव ख़त्म हो जाता है ना, तो लड़ने की वजह भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ख़त्म हो जाती है कि आप किस मुद्दे पे फिर लड़ाई कर रहे हो, क्योंकि सब तो सबका ही है, ठीक है। तो इसलिए ये जो जेम्स हेरल्ड कर्कप, इनका जो मेन आइडिया है समझाने का वो यही है कि आप अगर बॉर्डर्स हटा देंगे तो हमारे लिए सारी धरती सेम ही है। And the poet wants to say that entire earth is one and all the people who live on this earth belong to one human race. यानी ये एक ही ये पूरी human race जो है ना वो एक ही है। पूरी जो इंसानियत है ना, वो पूरी बिरादरी वो एक ही है, वो अलग अलग नहीं है, इसीलिए इसको एक ही बने रहने दें। Then he says that inside the uniforms worn by soldiers of different countries, the human being is the same. God has made all of us in a similar way, all breathe in the same way. इसका मतलब ये है कि यूनिफॉर्म्स के अंदर, यूनिफॉर्म्स अलग अलग हैं लेकिन जो इंसान है वो एक ही है, और इसीलिए भगवान तक ने हमें सबको सेम ही बनाया है, अलग अलग नहीं बनाया है। और हम सब लोग एक ही तरीके से सांस लेते हैं। ऐसा नहीं है ना कि कोई तो नाक से सांस ले रहा है, कोई कान से सांस ले रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। हम सब लोगों का सांस लेने का, जीने का, हम सब लोगों का ढंग है वो सेम ही है, एक ही मैकेनिज्म से है, ठीक है। Then he says that all the soldiers are our brothers. We all walk upon the same mother earth and upon our death shall lie in the grave in the same earth. इसका बेसिकली यही मतलब है स्टूडेंट्स। इसका हिंदी अनुवाद मैं आप लोगों के लिए लगा देती हूँ ताकि और भी आपके लिए आसान हो जाए समझना। बेसिकली इसका मतलब ये है कि पूरी धरती हमारे लिए है, हम सेम है। हम लोगों को जब मर जाते हैं ना, हमारी पैदाइश एक तरीके से होती है, सेम तरीके से होती है, बिल्कुल अलग अलग नहीं है कि उस देश में अलग होता है, इस शहर में अलग होता है, नो।
और जब हम मर जाते हैं ना, उसके बाद भी हो सकता है जो प्रोसेस, अब देखिए मर जाने के बाद हम जो भी रिचुअल्स करते हैं, जो भी ट्रेडिशन हमारा है, वो भी हमने बनाया है, राइट, कि किसी को जला देंगे, किसी को दफना देंगे, ठीक है, लेकिन ये रिचुअल्स हम लेकर आए हैं। लेकिन उसके बाद होता क्या है, बॉडी को जो है धूल में मिलना होता, मिट्टी में मिल जाना होता, विच इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। तो जो नेचुरल प्रोसेस होती है ना, इट इज़ द सेम। ये जलाना दफनाना इज़ नॉट अ नेचुरल प्रोसेस, वो तो हम कर रहे हैं। लेकिन जब मिट्टी में मिल जाती है ये बॉडी, इसका जो एक डिकम्पोज जो होती है वो बॉडी, वो जो नेचुरल प्रोसेस होता है वो तो सेम ही होता है। हम यही कहते हैं कि सब जब चले जाते हैं तो हम मिट्टी में ही मिल जाना है। पूरी ह्यूमन रेस के साथ ये एकमात्र तरीका ही होता है मर जाने का, ठीक है, तो और तरीका नहीं है। तो मैं नेचुरल वे की अगर बात करूँ तो भगवान ने भी हमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं क्रिएट करे, कुछ भी नहीं। हम ही हैं जो आपस में डिफरेंसेस क्रिएट कर रहे हैं, वॉर्स कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, अलग अलग यूनिफॉर्म्स दे रहे हैं और बता रहे हैं कि ये हमारे हैं और वो तुम्हारे हैं। ये इसका आगे कि फिर वह कहता है कि सभी सैनिक हमारे भाई हैं, हम सभी एक ही धरती माता पर चलते हैं और हमारी मृत्यु पर उसी पृथ्वी में कब्र में लेटेंगे। अब चाहे कब्र में समा जाओ या चिता पर लेट जाओ, लेकिन उसके बाद मिलना तो उस मिट्टी में ही है, उस धूल में ही है। तो कोई भी फ़र्क नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। यहाँ फिर हम बढ़ते हैं स्टैंजा 2 की ओर, जहाँ है दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर। अब यहाँ दे कौन है? हमारे अलावा जितनी भी दुनिया के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम बेसिकली उन्हें दे ही कह रहे हैं, या कह सकते हैं कि जो दूसरी दो मिलिट्री फोर्सेस है, बेसिकली बताया जा रहा है कि दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है। तो मैं एक देश की हूँ और सामने वाला दूसरे देश का, तो मैं दूसरे देश के लिए कह रही हूँ कि वो जो लड़ रहे हैं हमसे, वो भी तो जानते हैं कि सांस लेना, हवा में सांस, सूरज की किरणें उनके लिए सेम है, हवा पानी उनके लिए, ये सब कुछ उनके लिए सेम है। और वो जिस हवा पानी में है, जिस सूरज की किरणें उन्हें मिल रही हैं, हमें भी सेम उन्हीं सूरज की किरणें, वही हवा है, वही पानी है, अलग नहीं है, बिल्कुल भी अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके लिए अलग सूरज निकलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड। ये देखिए वॉर आ गया, यहाँ पे युद्ध आ गया। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जब लड़ाई के बाद, यानी युद्ध के बाद, दिन में तो लड़ते हैं, सुबह से लेकर शाम तक लड़ते हैं, उसके बाद जब सर्दियों की रातों के बारे में बात यहाँ हो रही है कि जब युद्ध से लौटते हो आप वापस, तो आपको उतनी ही ठंड लगती है जितनी मुझे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उस देश के हो तो आपको कम ठंड लगेगी, मुझे ज़्यादा लगेगी, या ऐसा कुछ उल्टा होगा, ऐसा नहीं है। उतनी ही ठंड लगेगी, उतने ही थके हुए हम होंगे, चोट का दर्द उतना ही होगा, सेम ही होगा। तो यहाँ पर ये बताई जा रही है कि भूख भी, स्टार्व्ड का मतलब होता है भूखा, तो भूख भी, क्योंकि उतने ही थके हुए होंगे तो भूख भी लगेगी। और वो सर्दियों की रातें, देयर हैंड्स आर आवर्स, ये देयर हैंड्स आर आवर्स का मतलब ये होता है कि जैसे हाथ उनके हाथ है ना, उसी तरीके से हमारे सेम ही हाथ हैं। उनके हाथ अलग नहीं हैं, उनके हाथ पैरों की जगह नहीं होते हैं कि नहीं हमारे जहाँ पैर हैं एक्चुअल में वहाँ उनके हाथ होते, ऐसा नहीं है। पूरे हम बनावट सब सेम ही है। तो जैसे उनके हाथ थके हुए होंगे, जैसे उनके हाथों में दर्द होता होगा या ठंड लगती होगी, हमें भी सेम उसी तरीके से महसूस होता है। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। यहाँ पर लेबर का बेसिकली मतलब है मेहनत, और मेहनत कहाँ के लिए की जा रही है? वॉर लड़ने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए, राइट। तो ये जो मेहनत वो कर रहे हैं वो हम भी कर रहे हैं, हमें भी जीतना है, उन्हें भी जीतना है, हम दोनों को ही जीतना है। तो यहाँ यही बेसिकली बताया जा रहा है कि सब कुछ तो सेम हो रहा है, डिफरेंस कहाँ है? ये डिफरेंस है सिर्फ वो बॉर्डर, वो एक दीवार, और एक दीवार की वजह से वो अलग हो गए हैं और हम अलग हो गए हैं। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं इसका एक रिटन एक्सप्लेनेशन, जो कि है दे रिफर्स टू दोज पीपल हु बिलोंग टू अदर कंट्रीज़। यानी दे यहाँ पर किसी कुछ लोगों को नहीं बता रहे हैं, बल्कि उन सभी लोगों को बता रहे हैं जो हमसे अलग या दूसरे देश में हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि नहीं वो तो हमारे लोग नहीं हैं, वो तो पराए हैं। वी कॉल देम फॉरेनर्स एंड डिस्क्रिमिनेट देम एंड फाइट विद देम ऑल्सो। यानी हम उन्हें फॉरेनर्स बुलाते हैं, परदेसी हैं, परदेसी बुलाते हैं, और
परदेसी उन्हें बुलाते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, भेदभाव करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, तो हम भेदभाव करते हैं और उनसे लड़ते हैं। अब उनसे लड़ने का यहाँ बेसिकली ये मतलब नहीं है कि जैसे ही पता चला कि अरे वो तो दूसरे देश का है, उसी वक्त हमने उनसे सड़क पर ही झगड़ा करना शुरू कर दिया। नहीं, ये मतलब नहीं है। यहाँ इसका मतलब है वॉर। ये जो फाइट है बेसिकली इसका मतलब है वॉर, कि हम उनसे वॉर या युद्ध छेड़ देते हैं, राइट। तो यही हमको ध्यान रखना है कि दिमाग में हमारे अगर फाइट कहीं वर्ड आ जाए तो वो झगड़ा वगड़ा नहीं है, बेसिकली ये कि सीधा युद्ध शुरू हो जाता है, ठीक है। द पोएट सेज दैट nature has given all the bounties to all people also, just like he has given to us. Everyone gets sunlight, air and water in equal measure, which means that God does not differentiate between people from different countries. इसका ये मतलब है, देखिए जो हमारी प्रकृति भी है ना, वो जिस तरीके से बनी हुई है, हर चीज़, हर नेचुरल प्रोडक्ट जो है वो सबको समान रूप में मिला है, ठीक है। और अगर किसी को कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि ये इसको ज़्यादा मिल गया, ज़्यादा नहीं मिल गया। किसी को कुछ मिल जाता है, किसी को कुछ मिल जाता है, लेकिन हमें हमेशा वही चाहिए होता है जो दूसरे के पास है। हम उस चीज़ से कभी भी खुश नहीं रहते कि जो हमें मिला है हमारे पास है। अगर हम हमारे पास हुई चीज़ को अगर उसका सम्मान करना शुरू कर दें, उसे रिस्पेक्ट देना शुरू कर दें, तो हमें कभी भी ज़रूरत महसूस नहीं होगी कि सामने वाले के पास क्या है, इज़न्ट इट। तो इस चीज़ के लिए हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पर यही बात बताई गई है कि भगवान ने भी, चाहे सनलाइट है, जो सबसे पहला फ्रेज़ है ना इस स्टैंजा का, उसी को एक्सप्लेन किया गया है कि चाहे सनलाइट हो, चाहे एयर हो, चाहे वाटर हो, ये सभी को दिया गया है। ऐसा नहीं है ना कि किसी को पानी दिया ही नहीं है, कि वो उस देश में रह रहे हैं और वो अलग इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पर तो पानी ही नहीं है। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं है। किसी भी नेचुरल या इस तरीके की कोई भी, जैसे पानी भी है या एयर है, इन सब की कमी या इनकी खराबी किस वजह से आती है स्टूडेंट्स? हमारी ही वजह से, क्योंकि हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज़ ही नहीं कर पाते हैं, इज़न्ट इट। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम बहुत गौर करें इस चीज़ का, हम इस चीज़ पर गौर फरमाएं कि हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज मिले उनका भी सम्मान करें, उन्हें वेस्ट ना करें, उनको यूज़ करने का भी तरीका सही से हमें पता ही होना चाहिए। We all do farming during the time of peace when there is no war. We live a relaxed life and eat the things given to us by nature. अब यहाँ इसका मतलब ये है कि जब वॉर छिड़ी हुई होती है उस समय हम सब लोग थके हुए होते हैं। सब लोग जितने भी चाहे उस देश के हों या इस देश के हों, सब लोग समान तरीके से थकते हैं। लेकिन जब हम थके हुए नहीं होते हैं, देखिए यहाँ पर है अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन व्हेन इट कम्स टू हार्वेस्ट। यहाँ पर बेसिकली मतलब है, ये स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था, लेबर का मतलब है कि जो युद्ध, ये बिल्कुल सही है। यहाँ आप कंफ्यूज ना हो कि मैम आपने तो कहा था इट इज़ द वॉर, इट इज़ वॉर। लेकिन यहाँ पे पोएम के अंदर स्टूडेंट्स एक वर्ड जो होता है ना वो बहुत ही एक्सटेंडिंग वे में यूज़ किया जाता है। ये जो पोम है इसके अंदर, और हार्वेस्ट की बात है, यहाँ फार्मिंग की भी बात हो रही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक किस किस चीज़ के लिए बात हो रही है? अर्निंग्स को लेकर भी। वाई अर्निंग्स? ये अर्निंग्स का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि पैसे कितने कमाए जा रहे हैं, नो। यहाँ अर्निंग्स को लेकर बात ये हो रही है कि हमें अपना परिवार चलाने के लिए, अपने परिवार को पालने पोसने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती है। ये जो तरीका है ना वो दुनिया में हर जगह है, हर कोने में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर ही हमको मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इस दुनिया में कहीं पर किसी भी कोने में चले जाएं, आपको अगर अपने घर परिवार को संभालना है, उन्हें पालना है, तो आपको ये मेहनत मजदूरी करनी ही पड़ेगी। आप इसको कभी भी मिस नहीं, आप इस स्टेप को जो है वो कभी भी मिस नहीं कर सकते। तो यहाँ लेबर उस हर, ये जो लेबर है ना, ये उस हर मेहनत को दिखाता है कि जो सिर्फ हम नहीं कर रहे, सब कर रहे हैं, पूरी दुनिया कर रही है। तो ये बात हमेशा हमें ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, ऑल राइट। तो इसका मतलब हमें समझना है कि हमें जो जिन हाथों से हम लोग युद्ध करते हैं ना, उन्हीं हाथों से हम हल भी चलाते हैं, उन्हीं हाथों से हम फार्मिंग करते हैं, अनाज बोते हैं और फसल काटते हैं, उन्हीं हाथों से फिर हम लड़ाई भी करने लग जाते हैं और दूसरों के द्वारा उनकी जगह पर उगाई हुई फसलों को हम तहस नहस कर देते हैं। तो
इसका सिर्फ लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशंस मत समझिए, इट इज़ अ वेरी डीप पोम, और इसका बहुत ही डिटेल मीनिंग है। और इसका अर्थ ये है कि हम सबको समान मेहनत लगती है, एक जैसी मेहनत हमें लगती है उसी फसल को उगाने में, और हम लोग युद्ध करके, लड़ाई झगड़ा करके क्या करते हैं, एक दूसरे की मेहनत ख़राब कर देते हैं। Further, he adds that the way we starve during wars in winter time is the same for those belonging to other countries. Even they don't get food at that time. So he wants to say that foreigners who belong to other country and we both are same. ये आ गया है थर्ड लाइन का मतलब, यानी थर्ड फ्रेज का मतलब। इसका मतलब ये है कि जो मैंने आपको बताया था कि लड़ाई जो हम करते हैं हमारे लिए, दोनों के लिए वो सेम ही है। जब युद्ध के बाद रात को, सर्दियों की रात में जब हम लौटते हैं युद्ध करके, तो दोनों ही थके हुए होते हैं और दोनों को ही भूख बहुत लगी हुई होती है। सो ही वॉन्ट्स टू से दैट फॉरेनर्स, ये जो फॉरेनर्स हैं, जो दूसरी जगह को, दूसरे देश के हैं, ये जो दूसरे देश के लोग हैं ना, वो और हम, वी बोथ आर सेम, वो हम सेम ही हैं, अलग नहीं हैं। And then the poet says that even their hands are same as ours, they work very hard just like we do. वो उतना ही काम करते हैं, उतनी मेहनत करते हैं जितने कि हम करते हैं। He is giving all these examples to convey to the reader that there is no difference in us and the people belonging to another country. अब यहाँ बेसिकली क्या बात हो रही है, आपके लिए मैं हिंदी अनुवाद भी लगा देती हूँ समझने के लिए। बेसिकली यहाँ पूरी क्या बात हो रही है, यही बात हो रही है कि पोएट बताना चाह रहा है कि वो लोग जो हम हर मुमकिन चीज़ देखते हैं कि वो हमसे अलग कैसे हैं, अरे ये नहीं देखो कि वो अलग कैसे हैं, ये देखो कि सेम कैसे हैं, किस तरीके से वो लोगों में और हम में कोई भी अंतर नहीं है। वो भी उतना ही थकते हैं जितना हम, वो भी उतनी ही मेहनत करते हैं जितना कि हम। तो किस बात का ये भेदभाव है, और आखिर में आ जाते हैं कि उनके हाथ भी हमारे जैसे ही हैं और हमारी तरह वो भी बहुत मेहनत करते हैं। और ये सभी उदाहरण वे पाठक को यह बताने के लिए दे रहे हैं कि हम में और दूसरे देश के लोगों में कोई भी अंतर नहीं है, सेम ही है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब डिफरेंस बेटा रंग रूप का हो सकता है, कोई सांवला है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई बहुत अति में गोरा है, ठीक है। तो सबके जो कलर कॉम्प्लेक्शन होता है ना, वो अलग हो सकता है। हो सकता है कि किसी का कद ऊंचा है, किसी का छोटा है, कद काठी अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो तो नेचुरल फेनोमेना होता है, ये समथिंग वेरी नेचुरल, वो तो हमारे हाथ में है नहीं। लेकिन जो बनावट है वो तो सेम है। अब देखिए सबकी बनावट सेम है, सबको नेचुरल रिसोर्सेज भी समान तरीके से मिले हैं, तो कभी भी इस चीज़ का ना तो फ़ायदा उठाना चाहिए कि नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए हैं तो हम इनको जितना यूज़ करें, वेस्ट करें, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट हम प्रकृति से जितना लेते हैं उससे कई ज़्यादा हमें प्रकृति को लौटाना चाहिए, ये एकमात्र हमारा उद्देश्य होना चाहिए। उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके आधार पे हम भेदभाव कर सकें या हमें भेदभाव करना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बढ़ते हैं हमारे स्टैंजा नंबर 3 पर। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप। याद रखो कि उनके पास भी वो दो आंखें हैं, जिन दो आंखों से वो सब सोते हैं या जगते हैं। इसका ये मतलब है कि वो भी आंखों से ही सोते और जगते हैं, ठीक है। उनके लिए उनके कान बंद नहीं हो जाते कि मैंने कान बंद कर दिए तो मैं सो गया, मैंने कान अपने खोल दिए तो मैं जग गया, ऐसा नहीं है, मतलब सेम ही है। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव, यानी उनके पास भी जो स्ट्रेंथ है ना, देखिए हम ना नफ़रत से किसी को नहीं जीत सकते, लेकिन प्यार से हम किसी को भी जीत सकते हैं। कोई भी सिचुएशन हो उसको हैंडल करना आसान हो जाता है अगर हम एक पोलाइटनेस से अपने आप को पोलाइट रखेंगे, है ना, एक अच्छे अप्रोच के साथ। आई एम नॉट सेइंग पॉजिटिव और नेगेटिव, आई एम सेइंग करेक्ट अप्रोच। करेक्ट अप्रोच के साथ अगर हम किसी की तरफ बढ़ेंगे तो हम उसकी स्ट्रेंथ, हर चीज़ स्ट्रेंथ से नहीं जीती जाती, लड़ाई झगड़े से नहीं, एक सही अप्रोच के साथ हम आगे उसकी तरफ बढ़ेंगे तो हम उस व्यक्ति की पावर को भी जीत सकते हैं। In every land is common life that all can recognize and understand। देखिए रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है, पहचानना। क्या होता है, पहचानना। तो दैट ऑल कैन रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, अब इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ, यही हुआ कि उनकी आंखें हमारे से
सोना जागना उनका सेम है, उनकी स्ट्रेंथ को हम लव से जीत सकते हैं। हर जगह पे लाइफ जो है वो कॉमन ही है, दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। मतलब अगर हम खेती करने चले जाएंगे तो मान लीजिए हम यहाँ खेती ना करके किसी दूसरे शहर में अगर खेती कर रहे हैं, तो खेती करने की प्रक्रिया तो वो सेम ही रहेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर बीज बाद में उगाए जाते हैं, पहले फसल काटो उसके बाद ही हम बीज लगा सकते, ऐसा नहीं ना। पहले हल चला कर कुड़ाई की जाती है, उसके बाद बीज बोए जाते हैं, फसल उगती है, खाद दी जाती है। ये जो भी प्रोसेस है उसकी जब तक कटाई ना हो जाए फसल की, प्रोसेस वो सेम ही रहती है ना। हाँ, उस एरिया के हिसाब से अगर कोई टेक्निक अप्लाई हो रही है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। कि मान लीजिए कोई हिली एरिया है तो वहाँ पर थोड़ी अलग टेक्निक हो, लेकिन वो हिली एरिया दुनिया में कहीं पर भी होंगे तो वो सेम ही होगा। मौसम का हो सकता है असर पड़ता हो, अदरवाइज इट विल बी द सेम। उसी बीज में से ही वो अंकुर फूटेगा और कुछ नहीं होगा, है ना। वो सेम ही तरीका रहेगा। तो यही बताया गया है। देख लेते हैं इसका रिटन एक्सप्लेनेशन, जो कि है द पोएट आस्क्ड द रीडर टू रिमेंबर समथिंग। यानी हम जो रीड कर रहे हैं इस पोएम को, हमारे लिए कह रहा है, कुछ याद दिलाना चाह रहा है हमको ये पोएट। क्या? He says that we should keep in mind that the people of another country whom we think to be our enemies have been bestowed by God with similar appearance like us. इसका ये मतलब है कि जिन लोगों को हम पराया मानते हैं ना, कि वो तो परदेसी हैं, हमसे अलग हैं, भगवान ने उन्हें भी हमारे जैसा ही बनाया है, सेम बनाया है, बिल्कुल अलग नहीं बनाया है। God has given them eyes. भगवान ने उन्हें आंखें दी हैं जैसे हमें दी हैं, like ours, which open when awake and close when we are asleep. भगवान ने हमारे जिस तरह से हमें आंखें दी हैं, उन लोगों को भी आंखें दी हैं, और वो आंखें भी ऐसी हैं कि जब वो सोते हैं तो आंखें बंद करते हैं जैसे कि हम, और जब वो जागते हैं तो अपनी आंखें खोलते हैं जैसे कि हम। Similarly, he has given them strength which we can win through love. उसी तरह भगवान ने उन्हें कुछ स्ट्रेंथ भी दी है, कुछ ताकतें भी दी हैं, और हमारे पास भी वो ताकतें हैं, और हम उनकी ताकतों को विद लव वी कैन विन देम। यानी अगर हम हमारा अप्रोच बहुत पॉजिटिव और बहुत करेक्ट रखेंगे, विद लव, प्रेम पूर्वक, हम उनकी स्ट्रेंथ को भी जीत सकते हैं। अब यहाँ पर प्रेम पूर्वक स्ट्रेंथ जीतने का क्या मतलब होता है? देखिए, जब हम किसी से लड़ाई झगड़ा करने पे आ जाते हैं, और सिंस यहाँ पर वॉर की बात हो रही है, तो उसके अंदर स्ट्रेंथ का मतलब क्या आ जाता है, लड़ाई झगड़े की बात क्या आ जाती है, कि अगर मैं बताऊंगी मेरे पास कौन कौन से हथियार है और मैं उसका इस्तेमाल करूंगी, तो सामने वाला देश भी तो चुपचाप नहीं बैठा रहेगा, वो भी अपनी पूरी ताकत दिखाएगा, वो भी बताएगा मैं कितना स्ट्रॉन्ग और कितना पावरफुल हूँ, राइट। तो यहाँ पर एक तरीके का कंपटीशन छिड़ जाता है, एक तरीके का चैलेंज होने लग जाता है एक दूसरे को, इजंट इट, कि देखो हमारे पास भी ये पावर है, हम तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम तुमसे ज़्यादा पावरफुल है। तो एक दूसरा देश ना एक दूसरे पर अपनी अपनी पावर दिखाने लग जाता है। Why we are challenging each other? यहाँ पर पोएट ये कहना चाह रहा है कि instead of showing power, why don't you show love? आप ना प्यार क्यों नहीं दिखाते एक दूसरे को, प्रेम पूर्वक एक दूसरे की तरफ बढ़ने की कोशिश क्यों नहीं कर सकते? एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि हमेशा स्ट्रेंथ को ही तवज्जो नहीं देनी चाहिए। तो अगर आप एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, एक करेक्ट अप्रोच के साथ सामने वाले की ओर हाथ बढ़ाएंगे, तो शायद वो भी ऐसा ही करेगा, और ये ताकत दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ताकत हम जीत लेंगे। And then he says that in every country, in every land, there is one common thing and that is life. आप चाहे कहीं पर भी चले जाएं, पूरी दुनिया में कहीं पर भी चले जाएं, वहाँ पर एक ही कॉमन चीज़ है, और वो कॉमन चीज़ क्या है? जीवन। सब अपना जीवन जी ही रहे हैं, लाइफ जी रहे हैं, और सेम तरीके से ही जी रहे हैं। Life means all the things that are living, and if we can recognize them and if we can understand their feelings and realize that they are like us, then there will be no fights or wars between us. अगर हम ये समझ लें, ये हिंदी अनुवाद लगा देती हूँ मैं आपके लिए, अगर हम इस बात को समझ लें, अगर हम ये बात जान लें कि जैसे वो हैं वैसे ही हम हैं, हम में कोई भेदभाव नहीं है, हमारे अंदर किसी भी तरीके का परायापन नहीं है, सब अपना अपना जीवन जीने में अगर ज़्यादा ध्यान दें, तो शायद ये जो लड़ाई झगड़े हैं, ये जो फाइट्स हैं, वो शायद नहीं होगी, और हम ज़्यादा शांतिपूर्वक रह पाएंगे। और यहाँ यही लिखा है कि हम भावनाओं को समझना ज़रूरी है, कि सभी चीज़ें जो हैं जीवित हैं, और अगर हम उन्हें पहचान सकें, और अगर हम उनकी भावनाओं को समझ सकें और महसूस कर सकें कि वे हमारे जैसे हैं, तो हमारे बीच कोई लड़ाई या युद्ध नहीं होंगे।
हमारे बीच में किसी भी तरीके की फ़ाइट नहीं होगी। अब यहाँ पर है जीवन का अर्थ है वे सभी चीज़ें जो जीवित हैं, यानी लाइफ का ये मतलब होता है कि सिर्फ इंसान की बात यहाँ नहीं करें, हम किसी भी चीज़ की बात करें, इवन इफ़ इट इज़ अ पेन। तो यहाँ पर इसको जीवित इसलिए बोला गया है कि ऐसा नहीं कि सांस ले रहा है, यहाँ इसको जीवित इसलिए बोला गया है कि इसको हम यूज़ तो कर पा रहे हैं ना, लेकिन अगर हम तेरा मेरा करने लगेंगे कि नहीं तेरा पेन भी मुझे ही चाहिए, अच्छा है, तो हम क्या करेंगे, अपनी पूरी पावर दिखाएंगे, सामने वाला इंसान भी अपनी पावर दिखाएगा और अल्टीमेटली क्या होगा, हो सकता है कि हम एक दूसरे को भी डिस्ट्रॉय कर ही देंगे, हम इस पेन को भी डिस्ट्रॉय कर दें। और अगर पेन डिस्ट्रॉय नहीं भी हुआ, पेन रह गया और हम दोनों ने एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो इस पेन का यूज़ करने के लिए कौन बचेगा? तो अल्टीमेटली ये खराबी हो गया, इट रूइंड। ठीक है, तो बात ये है कि हम जब ऐसे पावर दिखाने लग जाते हैं ना एक दूसरे को, या लड़ने लग जाते हैं, तो ना तो वो चीज़ जो है, जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, जिस बात के लिए, जिस मुद्दे पर लड़ रहे हैं, वो मुद्दा भी ख़त्म ही हो जाता है एकदम। क्यों? क्योंकि हम ही ख़त्म हो गए। तो इसीलिए ज़रूरी है कि ये लड़ने के मुद्दे हम ना जगाएं, लड़ने के मुद्दे पैदा ना करें, और ज़रूरी है इंसान है तो इंसान ही बनकर रहें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा स्टैंज़ा नंबर 4 क्या कहता है। लेट अस रिमेंबर, यहाँ पर देखिए लेट अस रिमेंबर का मतलब ये है, हम सबको कुछ बातें पता हैं, हो सकता है जब हम ये पोम पढ़ रहे हैं बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें ऑलरेडी पता है कि हाँ ये तो पता ही है, ये तो बहुत आइडियलिस्टिक बातें हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया बातें हैं, लेकिन ये बातें तो सिर्फ किताबों में अच्छी लगती, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बेसिकली ये फैक्चुअल बातें हैं जिन्हें हम भूलने लगे हैं, जिनका उपयोग हम कम करने लगे हैं, और सिंस हम उनको यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, उन बातों को, उन चीज़ों के बारे में सोचना समझना हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं ना उनको, इसलिए ये बातें अब हमको बेमायने लगती हैं, हमको लगता है इट्स यूज़लेस, जबकि ऐसा नहीं है। इसीलिए हर यहाँ 4th स्टैंज़ा तक आते आते जो पोएट हैं वो क्या कह रहे हैं कि हमें याद रखना चाहिए, ये हमको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. इसका क्या मतलब है स्टूडेंट? सबसे पहले तो कुछ वर्ड्स का मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले है डिस्पोजेस। डिस्पोजेस का मतलब होता है, नीचे दिया गया है, डिसलॉज या डिप्राइव करना। इसका मीनिंग होता है, डिस्पोजेस का मतलब बेसिकली होता है कि किसी चीज़ को एक तरीके से त्यागना या अपने से दूर कर देना, हटा देना। ठीक है, दैट वी शैल डिस्पोजेस, अपने से एकदम अलग कर देना कि मुझे नहीं चाहिए। बिट्रे, धोखा देना, धोखा देना। ठीक है, कंडेम, कंडेम का मतलब, कंडेम के वैसे कई मतलब होते हैं। एक तो होता है आलोचना करना, आलोचना करना। एक वही है किसी चीज़ का वैल्यू गिराना। ठीक है, आई एम कंडेमनिंग यू, मैं तुमको पसंद ही नहीं करता, बिल्कुल तुम दूर ही चले जाओ मुझसे, समथिंग लाइक दैट, है ना। ये एक्सप्लेन्ड मीनिंग है, तो ये है कंडेम का मतलब, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या मतलब है कि हमें ये याद रखना चाहिए कि जब भी हमें बताया जाए कि हमें हमारे भाइयों से नफ़रत होनी चाहिए, भाई कौन है यहाँ पर, वाई भाई, दिस इज़ भाईचारा बेसिकली, कि अगर हमें कभी कहा जाए कि वो व्यक्ति तो हमारा नहीं है, वो पराया है, वो हमारे धर्म का नहीं है, हमारी जाति का नहीं है, या हमारे देश का, हमारे प्रांत का नहीं है, वो तो पराया है, वो हमारा नहीं है, तो उससे तो नफ़रत होनी चाहिए। जब भी हमें इस तरीके की बात कोई बताए, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. जब भी हमें कोई ये बात बताए ना, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि हमें उनके साथ धोखाधड़ी करनी चाहिए, दूसरे लोगों के साथ धोखाधड़ी करनी चाहिए या नहीं, हमें उन्हें अपने से दूर करना चाहिए या नहीं, यह हमें पता होना चाहिए। किसी की सुनकर या कोई हमारे दिमाग में, जहन में ये बातें डाल रहा है और उसके बाद हम नफ़रत करने लग जाते हैं उनसे, हम उनके साथ धोखाधड़ी करने लग जाते हैं कि तुम तो हमारे समाज से नहीं, तुम हमारे देश से, हमारे प्रांत से नहीं, या हमारे समाज, धर्म या जाति से नहीं, तो तुम मेरे कोई भी नहीं, तो हम उनसे दूर हो जाते हैं। Remember, the last line is very important students, it's very important. इसमें ये लिखा है कि ये याद रखें कि हम ही हैं जो एक दूसरे के खिलाफ में हाथ उठा लेते हैं, यानी we
who take arms against each other, इसका मतलब है कि हम ही हैं जो एक दूसरे के खिलाफ में अपने जो हाथ हैं वो उठा लेते हैं। यानी हाथ उठा लेने का यहाँ मतलब है कि चैलेंज करना, समथिंग लाइक दिस, चैलेंज कर लेते हैं कि तुम अलग हो, हम अलग हैं। तो हम एक दूसरे के खिलाफ हाथ उठाते हैं क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में बहुत कुछ नेगेटिव डालते हैं कि वो अपना है और वो पराया है। तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए। इसका रिटन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द पोएट सेज दैट वी शुड रिमेंबर दैट व्हेनेवर समवन टेल्स अस टू हेट अ पर्सन फ्रॉम अनदर कंट्री टू थिंक हिम एज आवर एनिमी, and whenever we think of someone to be our enemy, then we deprive ourselves, we cheat ourselves and we condemn ourselves. ये बहुत ही खूबसूरत मीनिंग है स्टूडेंट्स। इसका ये मतलब होता है कि जब भी हम किसी की बात मान के किसी को, देखिए इसमें भी ourselves ये वर्ड है, हर एक वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। किसी को भी हमको नेग्लेक्ट नहीं करना है, राइट। तो ये हमको मान के चलना है। जब भी कोई हमें बताता है कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, उससे हमें दूर रहना है, और फिर हम उसकी बात मान भी लेते हैं, हम इस बात पे भरोसा भी कर लेते हैं कि हाँ बिल्कुल सच है कि वो तो हमसे एकदम अलग है, वो तो हमसे पराया है और वो हमारे समाज का नहीं या जाति धर्म का नहीं, तो कहीं ना कहीं हमारा दुश्मन ही हो गया एक तरीके से, हम उसको दुश्मन मानने लग जाते हैं। लेकिन हम सबको तो भगवान ने सेम बनाया है, एक ही बनाया है, अलग अलग नहीं बनाया है। तो यदि हम किसी दूसरे को नफ़रत की नज़र से देखने लग जाते हैं तो एक्चुअल में हम किसी दूसरे को नहीं, हम अपने आप को ही नफ़रत की नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि उसमें और मुझ में वास्तव में कोई फ़र्क है नहीं, क्योंकि हमें तो सब सेम ही बनाया गया है। इंसान ने ये बॉर्डर्स खींच दिए। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो बॉर्डर्स की बात यहाँ हो रही है, बाउंड्रीज़ की बात यहाँ हो रही है, वो सिर्फ इंटरनेशनल बॉर्डर्स की नहीं है, वो छोटे छोटे इलाके भी हैं। ये छोटे छोटे इलाकों के अलावा एक और बॉर्डर की बात यहाँ पर आ गई, और वो है ये जाति, समाज, धर्म, जिनके रंग भेद, ये सब वो सब बॉर्डर्स हैं, ये सब वो सारी बाउंड्रीज़ हैं जो हमें एक दूसरे के करीब आने में एकदम रोक देती हैं, हमें एक दूसरे से इंसानों की तरह व्यवहार नहीं करने देती हैं। हम तो सब सेम ही हैं, हमने ये सब जाति धर्म समाज बना दिया, तो ये हमने एक दूसरे से दूरी कर दी। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो और हम एक ही हैं, अलग नहीं हैं। तो अलग नहीं है, और ये जो दूरी हमने कर ली है ना, इसी वजह से हम ये नहीं समझ पा रहे कि जब हम सामने वाले की तरफ उंगली उठाते हैं तो वाकई में हम सामने वाले की तरफ नहीं, खुद की तरफ उंगली उठाते हैं, क्योंकि उसमें और मुझ में कोई अंतर है नहीं, हम सब एक हैं, क्योंकि भगवान ने हम सबको एक ही बनाया है। He says that we should stay away from such negativity. We should not consider anyone to be our enemy. During a war, both the parties must bear the loss, and that is why the poet says that war is not in our favor. He says that whenever we pick any weapon against someone, we should remember one thing. अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर मैंने आपके लिए लगा दिया है हिंदी अनुवाद ताकि आपको और भी आसानी से समझ में आ जाए। बेसिकली यहाँ यही बताया गया है कि हम ही होते हैं, अल्टीमेट डिसीजन देखिए हमारा ही होता है, कौन हमें क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा वो एक और बात है, लेकिन फाइनली हम अगर कुछ कर रहे हैं तो उसकी ज़िम्मेदारी तो हमें ही लेनी पड़ेगी, हमें ही उस चीज़ की ज़िम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि वो अल्टीमेट डिसीजन जो था वो हमारा था, जो एक्शन किया वो तो हमने ही किया, बाकी तो जो कर रहे थे वो कर रहे थे। तो इसलिए हमें देखना है कि जब युद्ध का हो रहा होता है, वॉर हो रही होती है, तो उस वॉर में बेसिकली दोनों ही देशों के जो लोग होते हैं वो कुछ ना कुछ खोते हैं, और कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ खोते हैं, काफ़ी कुछ खो देते हैं। ये सिर्फ लाइफ की बात नहीं होती, उसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं जो हम खो देते हैं, और ये हम दोनों को समझना पड़ेगा कि जब युद्ध से फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान बहुत होता है, बहुत ज़्यादा लोग जो हर्ट होते हैं। तो इसीलिए है कि हम अगर सभी को अपना शत्रु मानकर बैठ गए, एनिमी मानकर बैठ गए, तो उससे क्या ही नतीजा निकलेगा। तो ज़रूरी क्या है, ज़रूरी है कि नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए, हमें किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानना चाहिए, मतलब नेगेटिविटी से हमें दूर रहना चाहिए। हम अगर किसी को अपना एनिमी मानकर बैठ गए, अपना दुश्मनी मानकर बैठ गए, तो वो नहीं होना चाहिए। युद्ध के दौरान दोनों पक्षों को नुकसान सहना पड़ता है, और इसीलिए कवि कहता है कि युद्ध हमारे पक्ष में नहीं है। जब दोनों ही पक्षों को नुकसान सहना पड़ रहा है तो किस तरीके से युद्ध सही है? युद्ध सही नहीं है। वॉर इज़ नॉट करेक्ट। वॉर बिल्कुल भी सही, बिल्कुल भी उचित नहीं है।
क्योंकि दोनों ही पक्षों को नुकसान सहना पड़ता है। और उनका कहना है कि जब भी हम किसी के खिलाफ़ कोई हथियार उठाए तो हमें एक ही बात याद रखनी चाहिए, हमको ये ख्याल होना चाहिए कि अगर हम कभी भी किसी के खिलाफ़ अगर हथियार उठाते हैं तो हमें एक ही बात ध्यान रखनी चाहिए। और वो बात कौन सी है, आइए देखते हैं हम हमारे अगले स्टैंजा में। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। हमें जो एक ही बात जो ख्याल रखनी चाहिए ना, एक ही बात जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो क्या है कि हम हैं जो ये जो डिफाइल का मतलब होता है डर्टी, पोल्यूट करना, यानी हम ही हैं जो इस धरती को ख़राब कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं, इसको दूषित कर रहे हैं, इसको गंदा कर रहे हैं। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस। ये जो हेल्स ऑफ फायर क्या है, ये है जहन्नुम की आग, यानी एक है जन्नत, एक है जहन्नम यानी स्वर्ग और नरक। तो ये नरक की आग है। तो ये जो नरक की आग है वो क्या करती है, हमारी जो इनोसेंस है और जो मासूमियत है ना उसे तबाह कर देती है। और ये नरक की आग कौन सी है, स्वर्ग नरक कोई ऊपर नहीं, ये हमारे अंदर की जो नफ़रत है ना उसके बारे में बात हो रही है, द हेट्रेड। यू नो, हेल्स ऑफ फायर का मतलब यहाँ है हेट्रेड या नफ़रत, नफ़रत। तो ये जो नफ़रत है ना वो ये सब कुछ तबाह कर रही है, वो इस सब को, ये जो हमारी मासूमियत है उसे ख़राब कर रही है। ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन। जो हवा, हर जहाँ पर भी हवा है, जहाँ पर भी एयर है, वो सब हमारी है। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट फ्रेज ऑफ द पोम स्टूडेंट्स, जो कि यहाँ रिपीट हो रहा है कि ये जो हवा पानी है ना, जहाँ पर भी हवा है, जो हम सांस ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन है, ये हम सभी के लिए सेम है। हम सब ऑक्सीजन से ही ज़िंदा रहते हैं, कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं इनहेल कर रहा है ना। तो ये ध्यान रखना है, ये हम सब के लिए हर जगह सेम ही है। हम किसी फॉरेन कंट्री में अगर कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ पर क्या हमको सिलेंडर्स लेकर जाने पड़ते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, कि वहाँ सांस कैसे लेंगे, वहाँ पर तो ऑक्सीजन होगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। क्या हम ऐसे करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ही हमको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। ऑलराइट, तो ये ध्यान ये रखना पड़ता है कि हर जगह वो सेम है। और इसीलिए याद रखें, इस चीज़ को याद रखें कि कोई भी व्यक्ति जो है वो पराया नहीं है और कोई भी कंट्री जो है वो स्ट्रेंज नहीं है। अब स्टूडेंट्स, एक चीज़ यहाँ पर बहुत बढ़िया है, क्या ये जो सेंटेंस है, ये जो फ्रेज़ है वो एज इट इज़ सेम है क्या फर्स्ट फ्रेज से? एकदम सेम है क्या? ये आप अभी देखिए और चेक कीजिए कि नो मैन आर फॉरेन, कहीं ऐसा तो नहीं कि नो मैन आर स्ट्रेंज और नो कंट्रीज़ आर फॉरेन, ऐसा था? ये यहाँ पर एक्सचेंज हुआ है स्टूडेंट्स। वाई दिस एक्सचेंज? वाई दिस एक्सचेंज? वेल, दिस एक्सचेंज इज़ कि कोई इंसान, हम लोग ना बेसिकली यहाँ पर आते आते हमने ये डिस्कस कर लिया है, तो यहाँ पर आते आते हो क्या गया है, हम एक इंसान को पूरा देश बोल रहे हैं, हम एक इंसान को पूरा देश बोल रहे हैं और पूरे देश को एक इंसान कहकर समझ रहे हैं। और वो इसलिए समझ रहे हैं कि हम एक व्यक्ति की सिर्फ यूनिफॉर्म मात्र से ये समझ लेते हैं कि वो पराया है, वो अलग है। सिर्फ रंग रूप और भेद से हम ये मान लेते हैं कि वो एकदम अलग थलग है हमसे, वो हमारा नहीं है। तो यही जब हम मान लेते हैं ना, इसीलिए हमारे लिए क्या हो जाता है, हम ये समझ लेते हैं कि वो दूसरा देश है। अदरवाइज़ हमारे पास और कोई जानकारी नहीं है जिससे हम समझ सकें, राइट। तो इसीलिए हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा, कि ये अलग अलग नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये एक्सचेंज कैसे हो गया, कि किस तरीके से हम किसी की कंट्री आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरीके से कंट्री के द्वारा उस इंसान को आइडेंटिफाई करते हैं। तो यानी यही मतलब हुआ इसका कि किसी की यूनिफॉर्म को देखकर, शक्ल सूरत को देखकर उसका देश पहचानने की कोशिश मत कीजिए, और किसी देश को देखकर ये मत कहिए कि वो वहाँ के जो लोग हैं वो हमसे अलग हैं, हमसे पराए हैं। और इसीलिए यही बात समझाने के लिए यहाँ पर ये एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स आया है। एज इट
एज इट इज़ रेपिटेशन स्टूडेंट्स यहाँ पर ये नहीं है। आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। इसका रिटन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वी शुड कीप इन माइंड दैट वेन एवर वी पिक वेपन्स अगेंस्ट एनी पर्सन वी मेक द अर्थ डर्टी बिकॉज वेपन्स किल पीपल एंड देयर बॉडीज विच फॉल ऑन द अर्थ मेक इट डर्टी। अब देखिए यहाँ पर हम ये जो बात करें इट इज़ ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग ही हैं जो धरती को गंदा कर देते हैं। धरती को कैसे गंदा कर देते हैं? सिर्फ कि ये कचरा फेंक के नहीं, बहुत बड़े बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से हम इस पूरी धरती को ख़राब कर रहे हैं, एकदम पल्यूट कर रहे हैं। और वो है कि हमें जो बड़े बड़े वॉर्स छेड़ देते हैं ना, और जो हम एक दूसरे को जान से मार देते हैं सिर्फ पावर के लिए, तो हम पूरी धरती को ख़राब कर रहे हैं। उनकी जो बॉडीज़ हैं जो कि धरती पे गिरती हैं, वो एक तरीके से जो ज़मीन है, जो धरती, उसे गंदा कर देती है। अब यहाँ गंदा करने का ये मतलब नहीं है कि इंसान तो मरते ही हैं, तो ये भी एक नेचुरल चीज़ ये है कि जो व्यक्ति आया है, जिसने जन्म लिया है, वो मृत्यु भी होगी, उसकी डेथ भी होगी, ठीक है, ये भी समथिंग इट्स वेरी नेचुरल। बट टू किल समवन इज़ नॉट नेचुरल एट ऑल। वो भी वॉर आप कर रहे हैं, मार रहे हैं, इट्स अ मर्डर, राइट। तो ये जो हम करते हैं ना, ये दूषित करना हो गया, ये पल्यूट करना हो गया, या आपके पोम का अगर वर्ड यूज़ करूँ तो डिफाइल करना हो गया, ऑलराइट। तो ये हमें समझना होगा। Whenever war happens, it leads to a lot of bloodshed. Bloodshed का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि ये जो खून बहाना, ठीक है, खून बहाना, fire and death. These dead bodies accumulate on the earth and it makes it impure. The fire of war, which erupts, the smoke, which comes out, the dust, which fills the air, it is so dirty that it pollutes and outrages the purity of the air. या इसका यही मतलब है स्टूडेंट्स कि जो हम जंग करते हैं, देखिए पूरा जो स्टैंजा था और पूरी जो पोम थी ना, इसमें हम जो भी बात कर रहे हैं ना, उसको हमेशा हमें वॉर या युद्ध को लेकर ही दिमाग में रख कर ही करनी है, उसका डिस्कशन, ठीक है, उसको समझना है। तो हम यहाँ एक प्योर अर्थ को एकदम इम्प्योर कर रहे हैं, डर्टी कर रहे हैं। कैसे? खून बहा के, किसी का खून कर रहे हैं, उस पर फायर कर रहे हैं, राइट, गोला बारूद चला रहे हैं। ये सब करके हम क्या कर रहे हैं? खूब सारा खून बहा रहे हैं, बहुत इतनी डेथ्स हो रही हैं और पड़ी हुई हैं वो डेथ्स, वो इट्स नॉट अ नेचुरल डेथ, राइट। तो इतना सब कुछ जो हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है? हमारी मासूमियत को भी मार रहा है कहीं ना कहीं। तो हमारे अंदर का भी एक इंसान जो है वो मर रहा है, और हम कहीं ना कहीं एक तरीके से मॉन्स्टर होते जा रहे हैं, है ना। तो वो हमको नहीं होना है, और यही बात हमको जेम्स हेरल्ड कर्क जो है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा है, विद ऑल दीज थिंग्स द पोएट वांट्स टू गिव अस अ मैसेज दैट वी शुड नॉट इंडल्ज इन अ वॉर। फाइनली ही एंड्स द पोएम बाय राइटिंग द फर्स्ट लाइन इन रिवर्स एंड सेइंग दैट Remember, no men are foreign and no countries are strange. इसका यही कहने का मतलब है कि पोएट जो है वो हमें यही मैसेज देना चाह रहा है कि हमें कभी भी वॉर में इंडल्ज नहीं होना चाहिए। और फाइनली ही एंड्स द पोम बाय राइटिंग द फर्स्ट लाइन इन रिवर्स। वॉर के अंदर हमें शामिल नहीं होना चाहिए, वॉर्स में हम लोगों को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। और यही बात समझाने के लिए उन्होंने जो सबसे पहली लाइन थी ना इस पोम की, वो आखिरी में जब लिखी तो उसको रिवर्स कर दी। और रिवर्स इसलिए कर दी कि कोई भी जो देश है वो देश हमसे पराया नहीं है, कोई व्यक्ति हमसे अनजान नहीं है। यही उन्होंने बताने की कोशिश की है, सेइंग दैट नो मैन, कोई भी जो व्यक्ति है वो परदेसी नहीं है, और कोई भी जो कंट्री है वो हमसे अनजान नहीं है, सेम है, एक ही है। बढ़ते हैं इसके हिंदी अनुवाद पर, जहां आपको आसानी होगी और ज़्यादा समझने की, कि ये मानना और ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरीके से दो देश हैं या दो मुल्क हैं वो एक ही होते हैं। और एक कैसे होते हैं? सबसे पहले तो ये कि भगवान ने पूरी धरती एक ही बनाई है। हम हैं जिन्होंने बॉर्डर्स बना दिए, भेदभाव बना कर दिया। कई बॉर्डर्स जो हैं वो दिखाई देते हैं, वॉल्स खिंच गई हैं, फेंसिंग्स हो गई हैं, तो हमें वो दिखाई देते हैं बॉर्डर्स। और कई बॉर्डर्स हैं जो दिखाई नहीं देते, सिर्फ एक दूरी बना देते हैं, जैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो गया, रंग को लेकर भेदभाव होना, या जाति को लेकर, रिलीजन को लेकर, धर्म को लेकर हम भेदभाव करते हैं। ये सभी वो बॉर्डर्स हैं जो वास्तव में दिखाई नहीं देते, विजिबल नहीं है आँखों को, लेकिन हैं और बहुत ही गहरे और बहुत ही जड़ों में गए हुए हैं, बहुत ही गहरी जड़ें हैं इनकी।
तो इस तरीके के जो ये भेदभाव हो गया है ना, वो हम कर रहे हैं, ये सब ह्यूमन मेड है, ये सब नेचुरल बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स। तो हमको ये समझना चाहिए हम सभी को कि वो जो हेरल्ड कह रहे हैं ना, वो यही कि संदेश देना चाहते हैं कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। और वो यही समझाने के लिए जो पहली लाइन जो है ना, पहली पंक्ति यानी फर्स्ट फ्रेज ऑफ द पोम, उसे एकदम उल्टा लिखकर ये बताने की कोशिश की है कि याद रखें, कोई भी आदमी विदेशी नहीं है और कोई भी देश अजीब या अलग नहीं है। राइट तो स्टूडेंट्स, यही था पूरा एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोम। अब मैं आपको एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहती हूँ यहाँ पर। सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पर ये है, चूँकि इस पोम में वॉर को लेकर बहुत बात होती है ना, बहुत लड़ाई झगड़ा ये सारी बातें बहुत होती हैं, तो इसलिए कई बार ये समझ लिया जाता है दैट इट इज़ अ वॉर पोम। नो, इट इज़ नॉट अ वॉर पोम, इट इज़ एन एंटी वॉर पोम। इट इज़ एन एंटी वॉर पोम। एंटी वॉर का क्या मतलब होता है? एंटी वॉर का मतलब होता है जो युद्ध के खिलाफ हो, है ना। तो युद्ध की खिलाफत करती है ये पोम। हमको हर वो कारण देने की कोशिश करती है ये कविता कि क्यों युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध के बारे में नहीं बता रही है, युद्ध के बाद में जो होता है, किस तरीके से धरती हमारी ख़राब हो जाती है, किस तरीके से पोल्यूशन हो जाता है, या किस तरीके से हम हमारे ही हाथ अपने ही भाइयों के खून के हाथों से रंग लेते हैं। यही बताने की कोशिश की है कि युद्ध के बाद जो नतीजे निकल कर आते हैं वो क्या हैं, युद्ध क्यों होता है, या युद्ध कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है। बेसिकली वो बात नहीं हो रही है, नतीजे की बात हो रही है। और ये सब हो क्यों रहा है उसके भी कारण की बात हो रही है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम वो भेदभाव कर रहे हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, जो हमें हमेशा पता होना चाहिए वॉर्स को लेके और इस पोम को लेके, कि दिस पोम इज़ एन एंटी वॉर पोम, इट इज़ नॉट अ वॉर पोम। कभी भी ये मत लिखकर आना कि वॉर पोम है, ठीक है ना। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, इसे आप बढ़िया से याद कर लें। इसके अलावा जो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स इस पोम में, वो हैं ये पोम लिखी क्यों गई थी। बेसिकली ये पोम लिखी गई थी 1940s में। 1940s में जब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, इट वाज अबाउट टू एंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब एंड हुआ था? 1944 में। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है। ये एंड कब हुआ था? 1944 में, ठीक है। जब ये एंड हो रहा था तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत ज़्यादा घटनाएं घटी थी, बहुत ज़्यादा खून बहा था, हर तरफ मार काट ही हुई थी, राइट। तो ये वो समय है जब धीरे धीरे जो कॉलोनाइजेशन जो है ना, उससे भी लोग मांग करने लगे थे और लोगों ने कॉलोनाइजेशन के खिलाफ भी आवाज़ें बहुत ज़्यादा उठानी शुरू कर दी थी। अब कॉलोनाइजेशन किसे कहा जाता है? कॉलोनाइजेशन कहा जाता है जो ब्रिटिशर्स का राज था पूरी दुनिया पे, या जिस जिस जगह पे भी राज था उसे कहा जाता है कॉलोनाइजेशन। अब यहाँ इतना युद्ध हो चुका था, इतनी ज़्यादा मौतें हो चुकी थी कि अब धीरे धीरे जो लोकल लोग थे, लोकल लोग कौन? यानी जिस जगह पे ब्रिटिशर्स का राज था, उस जगह के जो लोकल लोग थे, वो जगह वास्तव में जिन लोगों की थी ना, वो लोग इस बात की अब वो खिलाफत करने लग गए थे और वो आवाज़ उठाने लग गए थे कि हमें तो आज़ादी चाहिए, है ना। भारत में भी यही हुआ। तो धीरे धीरे क्या हो रहा था, ये जो ब्रिटिश रूल जो है ना पूरी दुनिया से, अलग अलग जगहों से, वो धीरे धीरे हटने लगा था। जो ब्रिटिशर्स का जो एक पावर था हर जगह, वो सब जगह से हटने लगा था। तो इस समय भी बहुत ज़्यादा भेदभाव फिर होने लगा था, क्योंकि हर जगह का अपना एक अलग ही होता है ना। तो बहुत ज़्यादा भेदभाव जो आने लगा था, तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि इतना युद्ध से या इसकी वजह से जितना भी ये मारकाट हुई है, बेसिकली इस मारकाट की वजह से जितना भी वो जो हुआ है, तो उसके बारे में, उसे ध्यान में रखते हुए जो कर्कप है, उसने ये पोम लिखी थी कि जब ये युद्ध हुआ, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में लिखा, तो ये जब युद्ध हुआ तो उससे ऐसा फ़ायदा क्या हुआ था
कितने लोग तो मर गए थे, है ना, हर तरफ खून खराबा ही था, तो फ़ायदा क्या था। इसलिए लड़ाई करने में, युद्ध करने में कभी कोई बेनिफिट नहीं होता। दूसरा ये चीज़ ध्यान रखें कि ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, इसको ध्यान में रख के स्पेशली नहीं लिखी थी ये पोम कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ इसलिए ये पोम लिख, नहीं, ये बस एक ये भी एक तरीका था, एक इंस्पिरेशन थी, वन ऑफ द इंस्पिरेशंस, दैट्स इट। सिर्फ एक वन ऑफ द इंस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए ये सारी ये हुआ था, यानी ये मेन आइडिया नहीं था इस चीज़ का। धीरे धीरे और भी क्या नुकसान हो रहा था, जैसे जैसे डीकॉलोनाइजेशन हो रहा था, यानी जैसे जैसे जो है जो ब्रिटिशर्स का जो रूल था वो हट रहा था। तो क्यों हटने लगा था वो, क्योंकि अब जो लोकल्स हैं उन्होंने ये मानने, स्वीकार करने से मना कर दिया था कि आप हमसे सुपीरियर हैं। ब्रिटिशर्स किस आधार पे रूल करते थे स्टूडेंट्स, कि वो ये कहते थे कि हम तुमसे गोरे हैं तो हम तुमसे सुपीरियर हैं। तो ये उनका कहीं ना कहीं, इसीलिए गोरा और काले का भेदभाव कहीं ना कहीं शुरू ही हो गया। तो यही मानने, लोकल्स ने मानने से मना कर दिया कि कोई भेदभाव वाली, हमारा जो रंग रूप है हमारा है, इस आधार पे हम किसी से कम या बेहतर नहीं हो सकते हैं, ये मानने से मना कर दिया। और इस पॉइंट को ही कहीं ना कहीं जो है कर्कप ने अपनी पोम में सेलिब्रेट किया है कि हाँ ये सच है, रंग रूप के आधार पे आप क्या भेदभाव कर रहे हैं। तो डीकॉलोनाइजेशन को भी कहीं ना कहीं सेलिब्रेट किया है, ये हम कह सकते हैं डीकॉलोनाइजेशन। डीकॉलोनाइजेशन का मतलब यही है कि धीरे धीरे जब ब्रिटिश रूल जब हटने लगा था, ब्रिटिश राज का चले जाना, उसे कहते हैं डीकॉलोनाइजेशन, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, इस पोम के बारे में। और जो सबसे ज़्यादा अहम पॉइंट है ना स्टूडेंट्स, वो है ये वाला पॉइंट, एंटी वॉर पोम है ये, ठीक है, ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पूरी पोम जो है, इसका एक्सप्लेनेशन, इसकी थीम, सब कुछ समझ में आ गया होगा। और उसके अलावा आपको कोई डाउट है, आप बिल्कुल वो डाउट मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब मैं आखिर में आपको बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ ये सभी टॉप कोर्सेज, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। इस बात का ध्यान रखिए कि चाहे CBSE हो या UP, MP, बिहार बोर्ड्स हों, इन सभी का जो सिलेबस है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज, CUET, NTSE और जो ओलंपियाड्स हैं, ये भी आपको यहाँ बहुत ईजीली मिल जाएंगे। और ध्यान रखिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे स्टूडेंट्स। और अब एक और नई चीज़ जो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम आपके लिए लेकर आ चुका है, वो है क्लास 7 से लेकर 12th तक के जो नोट्स हैं अब आपके लिए अवेलेबल हैं। सो गो एंड ग्रैब देम। ई नोट्स और ई बुक्स अगर आपको चाहिए तो उनके लिए लिंक्स आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे चेक कर लीजिए। इसके अलावा आप www.magnetbrains पर भी विज़िट कर सकते हैं, सभी वीडियोस वहाँ पर भी आपको उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे, जहाँ पे सभी लेटेस्ट अपडेट्स आपको इजीली मिल जाएंगी। और आखिर में मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं यदि किया है, अभी इसी वक्त उसे सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी सब बच्चों को भी इसके बारे में पता चल सके और वो भी सीख सकें। तो मेरे साथ अपनी तैयारी, अपने एग्ज़ाम्स की करते रहिए स्टूडेंट्स, अपने मार्क्स भी पक्के करते चलिए। कोई भी डाउट होने पर कमेंट सेक्शन में पूछना बिल्कुल भी मत भूलिए। ऑल राइट, सो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू टेक केयर, सी यू सून एंड थैंक यू सो मच।